ग्रुप 17 में हैलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन देख रहे हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस का रिएक्शन हैलोजेंस के साथ बनते हैं इंटर हैलोजेंस। कैसे बनते हैं इंटर हैलोजेंस? हैलोजन का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएंगे, मिलेगा हमें इंटर हैलोजेंस। हैलोजेंस की रिएक्शन X2 की रिएक्शन X-X2 के साथ, और ये बनाएगा XX-N। N की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 3, 5 और 7। क्योंकि हैलोजेंस की वैलेंसी देखेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट पे देखें तो ग्राउंड स्टेट पे ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अगर हम एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा कि यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा डी के लिए। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया हमारा डी के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट 1। अगर एक्साइटेड स्टेट 2 के लिए देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा और मूव कर जाएगा, अब एक्साइटेड स्टेट 3 के लिए अगर हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा डी में और मूव कर जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट 2 के लिए हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट 3 के लिए हमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 7 और 7 बॉन्ड हमारे बच जाएंगे। अब जब ग्राउंड स्टेट में है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जब पी सब शेल का इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में मूव करेगा तो जो बॉन्ड बनेंगे 3, 5 और 7, इनके लिए डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। और एक रूल हमेशा समझ लीजिए कि डी ऑर्बिटल तभी यूज हो सकता है जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम से कम हो जाती है, सराउंडिंग एटम से कम हो जाती है।
यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम से कम हो जाएगी तो डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे बॉन्डिंग में। ओके, तो जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है तो सेंट्रल एटम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डी सब शेल का हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। जो डी सब शेल पहले न्यूक्लियस से दूर था वो क्लोज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पी और डी सब शेल पास पास आ जाते हैं और मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी डी सब शेल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग के लिए तो हमें क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सराउंडिंग एटम से कम होनी चाहिए। और जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पी सब शेल और डी सब शेल पास में आ जाएंगे और इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 7 कोवैलेंसी और 7 बॉन्ड बनेगा। तो हमें जो इंटर हैलोजेंस के कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे x x डैश x x डैश 3 x x डैश 5 x x डैश 7। अब अगर हम इन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो x x डैश के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डिफाइन नहीं होगा। x x डैश 3 के लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 लोन पेयर 2 और 3 और नंबर आया हमारे पास 5 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ये हैलोजन हो गया, ये x डैश x डैश x डैश और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, जो शेप आएगा हमारा वो टी शेप होगा, ठीक है ना। और टी शेप होगा तो टी को अगर हम बनाएंगे तो प्लेन में बन जाएगा और ये प्लानर होगा और पोलर होगा। x x डैश 5 में अगर हम देखें 5 ने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5x6 sp3d2 आ जाएगा। sp3d2 जो आएगा तो इसका जो शेप आएगा ये x5 है 1 2 3 4 एंड 5 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल। अब पिरामिडल हो गया तो पिरामिड तो प्लान में बनेगा नहीं तो नॉन प्लानर हो जाएगा और पोलर होगा। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के हाइड्रोजन्स में 7 बॉन्ड 7 नंबर तो ये बनाएगा sp3d3 और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ज्योमेट्री हो जाएगी 1 2 3 4, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश x डैश। तो ये प्लेन के ऊपर नीचे हैं और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये बन जाएगा पेंटागोनल, ठीक है ना। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप आ जाएगा।
तो पिरामिड बन गया, प्लेन की कोई बात ही नहीं होगी, ये होगा नॉन प्लानर और नॉन पोलर भी होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको अपन लोग ध्यान रखेंगे। सिंगल कोवैलेंसी, 3 कोवैलेंसी और 5 7 की कोवैलेंसी की वजह से इंटर हैलोजेंस का हमने शेप, हाइब्रिडाइजेशन, पोलर नेचर, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, इसका डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया। तो इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से इनके आपस में जो अरेंजमेंट्स होंगे, तो इन टाइप्स में क्या पॉसिबिलिटी होगी, टाइप्स की जो पॉसिबिलिटी होगी वो अपन चेकआउट करते हैं। टाइप्स की पॉसिबिलिटी आपस में कैसे, कितने टाइप्स बनेंगे। तो फर्स्ट का एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। तो आयोडीन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो फ्लोरीन के साथ भी आ जाएगा, क्लोरीन के साथ भी आ जाएगा और ब्रोमीन के साथ भी आ जाएगा। ब्रोमीन आयोडीन से छोटा, तो ये क्लोरीन के साथ भी आ जाएगा और फ्लोरीन के साथ भी आ जाएगा। अब क्लोरीन से छोटा सिर्फ फ्लोरीन है, तो सिंगल में ये आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट एक्स एक्स डैश के लिए बनेंगे। अब आई का साइज सबसे बड़ा है आयोडीन का, इसके साथ 7 फ्लोरीन आ जाएंगे। स्टीयरिक सराउंडिंग का कोई फैक्टर नहीं लगेगा, आयोडीन का साइज बड़ा है। बट अगर ब्रोमीन F7 BrF7 बनाना चाहेगा या ClF7 बनाना चाहेगा, तो ब्रोमीन और क्लोरीन का साइज आयोडीन के कंपैरिजन में छोटा है, स्टीयरिक क्राउडिंग होगी, रिपल्शन होने लगेगा और ये पॉसिबल नहीं होगी। ओके, अब जब IF7 पॉसिबल है, स्टेरिक क्राउडिंग का कोई फंडा नहीं, तो IF7 पॉसिबल है तो IF5 तो पॉसिबल होगा ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ 7 थे तो स्टेरिक क्राउडिंग का फंडा लग रहा था, लेकिन 5 के लिए स्टेरिक क्राउडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, BrF5 भी बन जाएगा, Cl5 भी बन जाएगा। अब आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, तो आयोडीन के साथ 3 फ्लोरीन तो इजीली आ सकते हैं। Br के साथ 5 आ सकते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी, तो Br के साथ F3 आ सकता है, Cl के साथ F3 आ सकता है। अब इन अरेंजमेंट्स के अलावा जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास कौन सा बचा, आयोडीन। और जो सबसे छोटा बना इनके अरेंजमेंट्स के अलावा वो बना क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन ICl3 बन जाएगा। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट जो पॉसिबल हमारे पास थे। तो BrF7 ClF7 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्टीयरिक क्राउडिंग हो जाती है। ठीक है ना। ब्रोमीन और क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। तो 7 इसके साथ नहीं आ सकता, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, आयोडीन का साइज बड़ा है, इसलिए उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजेंस। रिएक्टिविटी, तो इंटर हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो हैलोजन से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन। इंटर हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो हैलोजन से ज़्यादा होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन। यानी क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर इंटर हैलोजेंस की, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इंटर हैलोजेंस की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम कराएंगे, तो एक्स एक्स डैश
7 की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारे बनेंगे ऑक्सी एसिड्स। क्या बनेंगे हमारे? ऑक्सी एसिड्स बनेंगे। और X7 में अगर X का हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो X का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो +7 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो +7 का ऑक्सी एसिड HXO4 मिल जाएगा। अगर XX-5 की हाइड्रोलिसिस कराएं, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ X का, और इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराएंगे तो 5 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड हैलोजन का मिल जाएगा, दैट इज द HXO3। अगर हम XX-3 की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें +3 का ऑक्सी एसिड मिल जाएगा, दैट इज HXO2। XX- की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसका जो ऑक्सी एसिड होगा हमें मिल जाएगा। X- के लिए करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड मिल जाएगा, दैट इज द HX- 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 एंड HX-। तो बहुत इजी है कि हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे इंटर हैलोजेंस की तो हाइड्रोलिसिस के जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी का ऑक्सी एसिड मिल जाएगा, और जो X- है जिसका साइज छोटा है वो हैलोजन एसिड बना लेगा।